फिजिक्स में पिछले क्लास में पढ़े थे आवेश के गुण के बारे में। तो इस आवेश के गुण को आज हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो आवेश का गुण बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में आप लोग जो पढ़े थे आवेश का गुण, तो आवेश के गुण में सबसे पहला बात क्या पढ़े थे? आवेश जो होता है समान प्रकृति, समान प्रकृति के आवेश में क्या होगा? आकर्षण की विकर्षण। समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो विकर्षण, और समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो आकर्षण। तो सबसे पहला बात यही पढ़े थे। इसके बाद दूसरा बात पढ़े थे आवेश कौन सा राशि है? अदिश राशि है। आवेश हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके बाद तीसरा बात पढ़े थे एसआई पद्धति में आवेश को किस भौतिक राशि के अंतर्गत रखा गया था? तो एसआई पद्धति में आवेश को व्युत्पन्न भौतिक राशि के रूप में रखा गया था। आवेश को व्युत्पन्न भौतिक राशि के रूप में रखे थे। इसके बाद चौथा नंबर गुण पढ़े थे आवेश जो है, इस आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में एम्पियर सेकेंड होता है, जिस बात को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब कहते हैं। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब हो गया। इसके बाद आप लोग एक कूलम्ब का परिभाषा भी पढ़े थे। इसके बाद जो है आवेश का अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो सीजीएस मात्रक में क्या पढ़े थे? फ्रैंकलिन, या इसी को ईएसयू, या इसी को क्या बोलते थे? स्टेट कूलम्ब बोलते थे। इसी को हम लोग स्टेट कूलम्ब भी बोलते थे। इसके बाद आप लोग को बताया गया था कि जो हमारा एक कूलम्ब है, इस एक कूलम्ब में कितना फ्रैंकलिन? 3 गुना 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन या ईएसयू या स्टेट कूलम्ब हो जाएगा। ये बात भी पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है आप लोग छठा नंबर क्या गुण पढ़े थे? आवेश का व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक जो था, व्यावसायिक मात्रक जो था, या इसी को हम लोग व्यापारिक मात्रक भी कहते हैं। तो आवेश का व्यावसायिक मात्रक क्या था? एम्पियर आवर था। और 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम्ब पढ़े थे? 3600 कूलम्ब पढ़े थे। आवेश का व्यावसायिक मात्रक हमारा एम्पियर आवर था, और 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम्ब? 3600 कूलम्ब। इसके बाद 7वां नंबर गुण पढ़े थे आवेश का रासायनिक मात्रक। तो रासायनिक मात्रक जो पढ़े थे, रासायनिक मात्रक में क्या पढ़े थे? फैराडे। आवेश का रासायनिक मात्रक हमारा फैराडे था, और 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब पढ़े थे? 96,500 कूलम्ब पढ़े थे। इसके बाद आप लोग को बताया गया था आवेश का अगर सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो क्या बताना है? फ्रैंकलिन या ईएसयू। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बोला जाए तो क्या बताना है? फैराड। और आवेश का जो सबसे प्रचलित मात्रक और जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो हमारा क्या है? कूलम्ब, जो हमारा एसआई पद्धति में है। इसके बाद जो है अगला गुण क्या पढ़े थे? आवेश का जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक के रूप में ईएमयू था, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एबी कूलम्ब बोला जाता था। एबी कूलम्ब बोला जाता था। और अगर पूछ दिया जाए 1 ईएमयू या 1 एबी कूलम्ब या 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर
कितना कूलम्ब होता था? तो 10 कूलम्ब होता था। ये सभी मात्रक जो है आवेश का पढ़ चुके थे। इसके बाद आप लोग को बताया गया था आवेश का 9 नंबर गुण। 9 नंबर गुण में क्या बताया गया था? विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया था? आईटी या एटी। आवेश का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया था? आईटी या एटी। इतना सारा बात जो है आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग को फिर आगे जो है 9 के बाद 10वां नंबर गुण जानना है। तो आप लोग को हेडिंग करना है आवेश के गुण में 10 नंबर गुण। 10 नंबर गुण लिखेंगे। 10 नंबर गुण लिखा है किसी निकाय का किसी निकाय का कुल आवेश। किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। 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 ये गुण नंबर हमारा 10 हो गया। अब इस बात को समझना है कि ये निकाय का आवेश संरक्षित मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है और ये हमारा वस्तु नंबर ए है, इसके बाद हमारे पास दूसरा वस्तु है और ये वस्तु हमारा बी है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु ए है, इस वस्तु पर जो आवेश है ये हमारा धन आवेश है और कुल आवेश का मान हमारा हो गया Q1। जो हमारा वस्तु बी है, इस वस्तु पर भी धन आवेश है और इस आवेश का वैल्यू हमारा है Q2। ध्यान रखेंगे कोई भी निकाय पर जो आवेश रहता है तो हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या जब हम कोई चीज जान रहे हैं तो उस समय खास करके हम लोग धनात्मक आवेश को लेते हैं, यानी परीक्षण के रूप में, परिभाषा के रूप में, प्रयोग के रूप में हम लोग अधिकांश केस में जो है धनात्मक आवेश को लेते हैं। क्योंकि कोई भी एक आवेश को लेके जो है ना सारा चीज डिफाइन किया जाता है। कर सकते हैं हम दोनों से, लेकिन अधिकांश केस में हम लोग किस चीज को लेके चलेंगे? धन आवेश को। क्योंकि जैसे देखो, अगर मान के चलो कोई भी काम होता है, कोई भी काम जैसे गांव घर में ही कोई अगर मतलब काम हो रहा है पूरे गांव के लिए, तो उस समय कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, जो भी ये सब बड़ा पोस्ट है किसको बनाया जाता है? ज्यादा पैसा वाला आदमी, धनी मनी आदमी को। कभी देखा है कि फलना गांव के जो है अध्यक्ष कोई रिक्शा ठेला वाला बन गया है? होता है ऐसा? नहीं। तो वहां पर भी, यहाँ पर भी हम लोग यही करते हैं कि कोई भी चीज प्रेक्षण के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? धनात्मक आवेश। लेकिन हम किसी को भी ले सकते हैं। ऐसा नियम है कि कोई गरीब आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता है? नियम नहीं है। लेकिन हम लोग को ज्यादा भरोसा किस पे रहता है? फलना आदमी जो है इसको पैसा रखने देंगे तो नहीं भागेगा लेके, लेकिन पचा लेता है वो अलग बात है। लेकिन ऐसा रहता है कि आदमी जो है इसके पास अपने भगवान बहुत दिए हैं कि जो है बेईमानी नहीं करेगा, ऐसा हमारा मन रहता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि इसके मतलब वैल्यू भी उसका ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल रूप से ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को कोई प्रयोग करना है, परिभाषित करना है, प्रेक्षण के रूप में क्या लेते हैं? धनात्मक आवेश। अब यहाँ पर हम दो वस्तु ले लिए हैं, एक वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। अब इस दोनों वस्तु पे हम लोग को पता है कि वस्तु ए है और वस्तु बी है। यहाँ पर इस दोनों वस्तु पर क्या उपस्थित है? आवेश उपस्थित है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? ये दोनों वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है, इस दोनों वस्तु को किसी चालक तार के द्वारा, एक तार के द्वारा हम लोग इस दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। यानी ये हमारा क्या है? कोई चालक तार है।
चालक तार है, इस चालक तार के द्वारा इस वस्तु को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि जैसे ही चालक तार के द्वारा जोड़ दिए तो क्या आवेश का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल रूप से समझिए कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है, दो गो बर्तन है, एक बर्तन में 10 लीटर पानी रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में हमारा 6 लीटर पानी रखा हुआ है। इस दोनों को एक पाइप से हम जोड़ दिए तो क्या पानी का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जो 10 लीटर वाला बर्तन है उससे निकल के कहाँ जाना शुरू कर देगा, 6 लीटर में। कब तक जाएगा, जब तक दोनों क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। यानी यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि दो वस्तु, इस पर अलग आवेश है, इस पर अलग आवेश है, यहाँ Q1 यहाँ Q2। तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो हर हाल में आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण होगा, यहाँ पे आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, जिस पर अधिक आवेश रहेगा उधर से कम वाला आवेश के तरफ जाएगा, यानी आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो पहले Q1 था, अब Q1 रहेगा। जब पानी एक दूसरे से जाना शुरू कर दिया तो पहले 10 था, तो अब 10 रहेगा जोड़ने के बाद, नहीं। यानी इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा पहले Q1 था, अब बदल के क्या हो जाएगा, Q1 डैश। पहले इस पर Q2 था, अब बदल के क्या हो जाएगा, Q2 डैश। यानी आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश के संरक्षण से। यानी आवेश संरक्षित रहना मतलब, आवेश संरक्षित रहना मतलब जब हम दोनों तार को जोड़ रहे हैं, तार जोड़ने से पहले हमारा कुल आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2, और तार जोड़ने के बाद हमारा आवेश कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यानी यहाँ पे ये दोनों चीज हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी तार जोड़ने से पहले या तार जोड़ने के बाद बराबर रहेगा। इस चीज को यहाँ पे समझो। हमारे पास दो बर्तन है, दो बर्तन है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पाइप अभी नहीं जोड़े हैं। पाइप नहीं जोड़े हैं तो अभी कितना है, 10 है, अभी इसमें कितना है, 6 है। जब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पाइप जोड़ दिए, पाइप जोड़ने के बाद 10 लीटर से पानी कहाँ जाएगा, 6 लीटर में। यहाँ 10 लीटर से जब जाना शुरू कर दिया तो इसमें कितने बचेगा, 5, और इसमें कितने हो जाएगा, अच्छा 8 न हो जाएगा, और इसमें कितने हो जाएगा, 8। अब पानी जाना क्या होगा, रुक जाएगा। तो अब देखो पाइप जोड़ने से पहले कुल पानी देखो, 10 प्लस 6 कितने हो गया, 16। अब पाइप जोड़ने के बाद देखो 8 प्लस 8 16। यही चीज यहाँ पे है, तार जोड़ने से पहले Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा तार जोड़ने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यानी इस तरह से आवेश हमारा क्या रहा, संरक्षित रहा, इसका केवल और केवल क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो इस फिगर को आप लोग बना लेंगे, इस फिगर को यहाँ पे बना लो। आवेश का गुण नंबर 10 है, किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। यानी तार जोड़ने के बाद भी, तार जोड़ने से पहले जितना कुल आवेश है, तार जोड़ने के बाद भी कुल आवेश उतना ही रहेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं संरक्षण। यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आप लोग को एक बात यहाँ पे पता चला होगा कि जो हमारा आवेश है, आवेश जो है एक तरह का गुण है, और कोई भी जो गुण है उस गुण को हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उस गुण को, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु पे जो आवेश आ रहा है, इस आवेश को हम बना नहीं सकते, और किसी वस्तु पे जो आवेश है इस आवेश को नष्ट नहीं कर सकते। इसका हम लोग केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर कोई चाहेंगे कि हम 10 कूलम्ब आवेश बना ले तो ये संभव नहीं है। आवेश जो है तभी किसी वस्तु पे प्रोड्यूस होगा
तभी किसी वस्तु पे उत्पन्न होगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी वस्तु जो है हमारा आवेशित होगा। यानी अगर हम चाहेंगे आवेश को बनाना तो वो बनाना संभव नहीं है। जैसे हमारे पास ये वस्तु है, ये वस्तु हम बना सकते हैं, लेकिन ये वस्तु है, इस वस्तु को घर्षित करेंगे तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि बिना घसे बिना कुछ किए जो है ऊपर से अलग से कहीं से आवेश इस पे 10 कूलम बना दिया जाए तो वो संभव नहीं है। और इसी बात को हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 11वां पॉइंट लिखाएगा। लिख लिए इसको। 11 नंबर पॉइंट लिखेंगे आवेश के गुण में। 11 नंबर, आवेश को यानी आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। और यहाँ पे जो बात है, इसी बात को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। लिख लिए, और उसी में लिख लेंगे, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको यही पॉइंट लिखना है, आवेश को न तो बना सकते, यानी आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिए। इस सिद्धांत में बोला गया कि अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु से आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग पहुंचा सकते हैं, यानी आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। अब जैसे मान लो एक वस्तु हमारे पास है जो आवेशित है, दूसरा वस्तु हमारा क्या है, उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं। आपसे पूछा जाए क्या इस वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है, बताओ तुम लोग। एक वस्तु के कुल आवेश को दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई बर्तन है, ध्यान से समझो, अगर हमारे पास कोई बर्तन है जिसमें 10 लीटर पानी है और दूसरा बर्तन हमारे पास है, क्या इस बर्तन के पानी को पूरा का पूरा उसमें हम लोग पहुंचा सकते हैं? कैसे, बताओ, कोई उपाय बताओ। क्या पाइप जोड़ देंगे? पाइप अगर जोड़ देंगे 10 लीटर में 10 लीटर इसमें चला जाएगा, 5 लीटर जाएगा। तो कुछ तो उपाय होगा जिसके द्वारा हम लोग ऊपर से उछाल देंगे।
तो आवेश को ऊपर से सटाएंगे तो सब आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक सिस्टम किया जा सकता है, केवल एक उपाय है। एक उपाय हमारे पास है। एक उपाय क्या है कि जो हमारे पास खाली बर्तन है, कि खाली बर्तन है, इस भरे हुए बर्तन को इसके अंदर हम लोग रख देते हैं। रख देने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे पाइप अगर जोड़ देते हैं तो इस बर्तन का टोटल पानी इसमें आ जाएगा। ये पानी उझलने वाला है तो उझल सकते हैं, लेकिन आवेश जो है अगर हम चाहेंगे कि इसको ऊपर ले जाके बिना तार जोड़े हम ऐसे करके ढार देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर आवेश में भी सिस्टम है कि अगर हमारे पास कोई खोखला गोला, और ये गोला चालक होना चाहिए, कोई खोखला गोला हो और इसके अंदर अगर हम लोग आवेशित गोला को रख देते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे चालक तार को जोड़ देने से यहाँ पे जो है इस वस्तु का टोटल आवेश जो है इस खोखले जो बाहर से गोला है इस गोला पे पहुंच सकता है। ये कंडीशन है। इसके अलावा हम बाहर से किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो है इस वस्तु पे आवेश नहीं जा सकता है। तो लिखेगा, क्वेश्चन बना के लिखना है इसको। क्वेश्चन लिखेंगे, क्या किसी वस्तु के क्या किसी वस्तु के 11 नंबर गुण है, उसी के नीचे क्वेश्चन बना के लिखेंगे, क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या किसी वस्तु के कुल आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है? लिख लिए। आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखना है हाँ, और उसके बाद कॉमा लगाना है। आंसर में लिखेंगे हाँ, जब किसी आवेशित वस्तु को हाँ, जब किसी आवेशित वस्तु को हाँ, जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को चालक चालक गोलीय खोल के अंदर 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 रखकर चालक गोलीय खोल के अंदर रखकर चालक तार से संयोजित कर दिया जाता है। 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 तो तो कुल आवेश तो कुल आवेश तो कुल आवेश बाहरी गोलीय खोल पर बाहरी गोलीय खोल पर बाहरी गोलीय खोल पर स्थानांतरित हो जाता है। बाहरी गोलीय खोल पर स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित हो जाता है। लिख लिए।
अब इस फिगर को बना लेंगे, इस फिगर को बना लेना है। केवल यही कंडीशन है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है आवेश को, पूरा का पूरा आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। फिगर बना लेना है। गुण नंबर कितना हो गया? 11। अब हम लोग को जो है गुण नंबर 12 पढ़ना है। जो हमारा आवेश है, अब ध्यान से समझो, बात नहीं, जो गुण नंबर हमारा 12 है, इसमें अगर हमारे पास आवेश है, इस आवेश का तुलना हम लोग द्रव्यमान से कर रहे हैं। आवेश का तुलना जो है हम लोग द्रव्यमान से कर रहे हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का द्रव्यमान हर हाल में होगा। दुनिया में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो है हर हाल में निश्चित रूप से होगा। अगर पूछा जाए कि क्या बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु है, तो नहीं। जितना भी दुनिया में वस्तु है, सभी वस्तु पे द्रव्यमान निश्चित रूप से रहता ही है। क्या दुनिया में बिना आवेश का वस्तु है? तो बहुत सारा ऐसा वस्तु है जिस पर आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बिना द्रव्यमान का हम बोलेंगे द्रव्यमान नहीं है और आवेश है, ये बात हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम बोलते हैं कि द्रव्यमान है और आवेश नहीं है, ये बात हमारा सही है। अगर हम कह दे कि द्रव्यमाने नहीं है और आवेश है, ये बात क्या जाएगा? गलत। तो हम लोग बोल सकते हैं बिना द्रव्यमान का आवेश जो है संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान जो है संभव है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या जाएगा? 12 नंबर लिखेगा, लिखना है 12 नंबर, बिना बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के आवेश, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, नहीं होगा। बिना आवेश के द्रव्यमान संभव नहीं है, जबकि जबकि बिना आवेश के, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, संभव है। तो बिना द्रव्यमान के जो है आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान जो है संभव है। अब बिना द्रव्यमान का आवेश संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन आवेश नहीं रहे और द्रव्यमान हो, ये बात संभव है। इसके बाद जो है हमारा गुण नंबर 13, गुण नंबर 13 है बात नहीं, तो एक आध बार घूम के पूछे ले, बहुत बच्चा बतिया रहा है। अच्छा रुको, पूछ लेते हैं, पहले इसको पढ़ा देते हैं, आज सुन लेते भी थोड़ा सा। तो जो हमारा आवेश है, इसमें पता चल गया कि द्रव्यमान रहना हर हाल में जरूरी है। आवेश रहे चाहे नहीं रहे, दोनों बात संभव है, लेकिन द्रव्यमान द्रव्यमान नहीं रहे, ये बात संभव नहीं। इसके बाद जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पे अगर 5 कूलम्ब आवेश है और इस वस्तु को हम कितनों जोर से फेंकेंगे तो इस वस्तु पर सोचेंगे कि एकाध कूलम्ब नीचे गिर गया, तो ये संभव नहीं है। यानी इस वस्तु को हम कितना भी जोर से फेंकेंगे तो इस पे जितना आवेश रहेगा
वो आवेश हमेशा उतना ही रहेगा। यानी जो वस्तु का वेग है उस वेग पर आवेश जो है निर्भर नहीं करता है। लेकिन हमारे पास जो वस्तु है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा। ये वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु को अगर हम लोग धीरे से फेंकेंगे तो कम चोट लगेगा, और इसी वस्तु को हम लोग जोर से फेंकेंगे वहां पे हमको अधिक चोट लगेगा। यानी इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान वो वेग के अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखना है, किसी वस्तु, अगला पॉइंट लिखना है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के वेग से, वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है, वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है, वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब क्या? निर्भर नहीं करता है। वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है। अब इसी के नीचे नोट में लिख लेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर, वस्तु के वेग पर, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो कितना निर्भर करता है? तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, m बराबर m0 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। m बराबर m0 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। लिख लिए इस फॉर्मूला को। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर आपसे पूछा जाए m0 क्या है, तो m0 जो हो गया विराम में वस्तु का द्रव्यमान, विराम में वस्तु का द्रव्यमान, विराम में वस्तु का द्रव्यमान। m0 जो हो गया विराम में वस्तु का द्रव्यमान। यहाँ पे जो हमारा v है, वस्तु का वेग, जिस वेग से फेंके हैं, वस्तु का वेग। और इसी फॉर्मूला में अगर आपसे पूछा जाए c क्या है, तो क्या बताएंगे? प्रकाश का वेग। जो हमारा c है, ये हमारा प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को लिखेंगे। और आप लोग बताएंगे, इसी फॉर्मूला के आधार पे पूछा जाए किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? बताओ तुम लोग। यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंक दिया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बता सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो कॉपी कलम का भी जरूरत नहीं,
अगर कलम चला रहा है तो देख लो क्या आना चाहिए। यदि किसी वस्तु को, हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मिला किसी को? नहीं पता चल रहा है क्या होगा? बोल नहीं रहा है तो कितना आना चाहिए? उतना ही मतलब कितना? कितना? m0 आएगा। बकवास सब, दिमाग नहीं लगाता है ये सब। देखो यहाँ पे, यहाँ जो है बिना पेन उठाए ध्यान से समझो, इस भी के जगह क्या रखना पड़ेगा? सी। तो सी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर कट के कितना? एक। एक माइनस एक, जीरो। जीरो का रूट जीरो, यानी यहाँ पे पूरा टर्म हमारा क्या हो गया? जीरो। और किसी भी संख्या में जीरो से भाग लगाने पे उसका मान इनफिनाइट आता है, नहीं आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु को अगर प्रकाश के वेग से फेंक दिया जाए तो उसका द्रव्यमान इनफिनाइट हो जाएगा। m0 में अगर जीरो से भाग लगाएंगे तो मान कितना? इनफिनाइट, अनंत। तो ऑप्शन रह सकता है किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो उसका द्रव्यमान हो सकता है जीरो, अनंत, 8। फिर वही दे देगा 3 × 10⁸ बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। तो अगर किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंक दे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारा गुण नंबर कितना हो गया? 13। अब इसके बाद जो हमारा गुण है, ये हमारा गुण नंबर 14 है। और इस गुण से भी आपको 2 नंबर का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे, यहाँ पर जो हमारा आवेश है, आवेश को या तो बड़ा वाला क्यू से दर्शा सकते हैं या छोटा वाला क्यू से, कोई भी चीज से हम लोग आवेश को दर्शा सकते हैं। तो आप लोग से अगर पूछा जाए आवेश के उत्पत्ति का क्या कारण है, आवेश के उत्पत्ति का क्या कारण? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे या कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तभी वहां पे आवेश उत्पन्न हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है यही वस्तु में आवेश का कारण है। तो अब पूछा जाएगा किसी वस्तु से हम कितना इलेक्ट्रॉन को निकाल या ग्रहण करा सकते हैं? तो किसी वस्तु से हम जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जब भी प्रवेश कर रहा है तो हर हाल में पूर्ण संख्या होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, ये हम हर हाल में हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण संख्या रहेगा। कहेंगे किसी वस्तु से हम 2 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्लासरूम में ही इतना विद्यार्थी बैठा है, जब भी हम बाहर जाने के लिए देंगे या बाहर से विद्यार्थी अंदर आएगा तो हर हाल में एक पूर्ण संख्या में कह देंगे 1.5 विद्यार्थी बाहर जाओ, क्या निकलेगा? निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। तो ये बात संभव ही नहीं है। जब भी संभव है तो वो क्या है? पूर्ण संख्या में, दशमलव वाला संख्या यहाँ लागू नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु पे आवेश अगर आएगा तो हर हाल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा ये हमारा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। यानी कोई भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर जो आवेश होता है ये हमारा क्या होता है? Q बराबर Ne के बराबर। और यहाँ पूछा जाए आप लोग से n क्या है, तो n या तो 0 हो सकता है या ±1 हो सकता है
+-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। जब भी होगा तो ये क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या ही होगा। और ई के बारे में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसका मान फिक्स है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे ये जो बात आया है इस बात को हम लोग बोलते हैं क्वांटमीकरण। इस बात को बोला जाता है क्वांटमीकरण, या इसी को बोलते हैं क्वांटीकृत, या इसी को क्वांटाइज्ड बोला जाता है। यानी कोई भी वस्तु पे जो आवेश उपस्थित होता है वो हमेशा क्वांटीकृत होता है, क्वांटमीकरण होता है। यहाँ पर क्वांटमीकरण का मतलब हो गया किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है हर हाल में किस रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। बोर्ड एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है आवेश के क्वांटमीकरण में n का मान होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो वो हमारा 0 +-1 +-2 इसी तरह से होगा। क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर वाला प्रश्न में आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम जवाब दे सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसी बात को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे गुण नंबर 14 में लिखना है आप लोग को, किसी वस्तु पर, गुण नंबर 14 में लिखेंगे किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन कोष्ठ में लिख लेना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन को संकेत में छोटे रूप में क्या लिखते हैं, ई। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर NE, जहां N बराबर 0 +-1 +-2 कमा लगाते हुए लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो ये जो हमारा N है ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। जो हमारा N है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है। तो इस बात को इसके नीचे जो है हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर देके जो है यहाँ पे हम ये बात भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो हमारा N है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया और E का वैल्यू फिक्स है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो गुण है इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को बताना है। और अभी तक जो दो फॉर्मूला आया है इस दोनों फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक जो है इस चीज को लिख लिया आप लोग। यहाँ पे
अभी तक जो फॉर्मूला आप लोग के सामने आया है, तो ये फॉर्मूला है Q बराबर आई टी और Q बराबर एन ई। देखो दोनों फॉर्मूला आसानी है, ध्यान रखने वाला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है क्यों आई थी नहीं, यहाँ पे जब आना ही नहीं था क्यों आई थी, तो क्यों आई थी, तो पहला फॉर्मूला आसानी से। और दूसरा जो है क्यों नहीं, क्यों एन ई, क्यों नहीं। तो दोनों फॉर्मूला जो है आसान ही है। इस दोनों फॉर्मूला से आप लोग को थोड़ा सा हम क्वेश्चन बताते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। फॉर्मूला ज्यादा भारी नहीं है, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा Q बराबर एन ही जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग के सामने हम कुछ आवेश का मान रखते हैं और आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन कौन सा आवेश संभव है और कौन कौन सा आवेश संभव नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 3.2 गुना 10 के पावर -20, ये बात हम लिख दिए। अब आपसे पूछा जाएगा क्या यहाँ पे जो आवेश लिखा हुआ है 3.2 गुना 10 के पावर -20, ये आवेश का मान संभव है कि नहीं है। जब पूछा जाएगा ये बात, तो आपको यही क्यों नहीं वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, ये आवेश तभी संभव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पूर्ण संख्या हो। हम लोग को फॉर्मूला पता है Q बराबर एन ई, तो N बराबर अगर पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, Q बट्टा ई, और Q का मान कितना है 3.2 गुना 10 के पावर -20 है। और E का मान क्या है, फिक्स है, कितना मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब यहाँ पे छोटा सा गुना भाग आप लोग कर सकते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो 16 दुना 32, दो बार में कट गया। -19 ऊपर जाएगा तो +19, तो यहाँ पे -20 है, +19 कितने होगा -1, 2 गुना 10 के पावर -1। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर माइनस में रहता है, इस बात को अगर नीचे भेजना है तो 1 बट्टा के रूप में लिखेंगे और प्लस हो जाएगा। 10 के पावर -2 रहेगा, 1 बट्टा 10 के पावर 2 लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर भी 10 के पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा 10, दो में 10 से भाग लगा देंगे 0.2। तुम लोग बताओ क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन संभव है, नहीं संभव है। तो इस तरह से ये आवेश हमारा संभव नहीं है, ये आवेश संभव नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या हमारे पास 3.2 गुना 10 के पावर -16 इलेक्ट्रॉन मतलब कूलम्ब आवेश है, क्या ये आवेश हमारा संभव है कि नहीं है, इस बात को पता लगाना है। तो सेम यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बताओ आवेश का मान कितना रखना है, 3.2 गुना 10 के पावर -16। ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 के पावर -19। क्या बार में 2, अब -19 ऊपर जाएगा तो +19, और 19 में से 16 गया तो 3, 19 में 16 +3 होगा, 19 में 16 गया तो 3। यहाँ पे बताओ 2 गुना 10 के पावर 3 कितना होगा, 10 के पावर 3 कितना, 100 की 1000, 1000, 1000 गुना 2, 2000। क्या तुम लोग बताओ 2000 इलेक्ट्रॉन संभव है, तो निश्चित रूप से संभव है। यानी यहाँ पे जो आवेश है, ये आवेश हमारा क्या है, संभव है। ये आवेश हमारा क्या है, संभव है। समझ गए इस बात को।
आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो बता सकते हैं कौन कौन आवेश संभव है। तो आप लोग को जो है कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ आवेश का मान लिख के देते हैं, बताना है कौन कौन नंबर संभव है। पहला नंबर में Q का मान है 4.8 गुना 10 के पावर -19। दूसरा नंबर है Q बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -20। तीसरा नंबर Q बराबर 3.2 गुना 10 के पावर -18। चौथा नंबर है 5 गुना 10 के पावर -18। आप लोग को बताना है कौन कौन नंबर आवेश संभव है। पहला बताओ। अच्छा, बिना कॉपियों कलम को बना सकता है? बना सकता है। पहला वाला बताओ संभव है कि नहीं है? पहला वाला हमारा संभव है, क्योंकि भाग लगाएंगे तो 16×3 = 48। अब -19 कट जाएगा। अब तुम बताओ, ई अगर जो नहीं जानेगा उसको दिक्कत होने न करेगा। अब अभी कहेगा सर दशमलव को भाग सिखाइए, तो है समय, सिलेबस पिछड़ा जाएगा। और फिर भी हम ये भी कह रहे हैं कि जिस विद्यार्थी को लगे कि सर ये भाग में दिक्कत है, उसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन यही है कि उसको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम जो है आप लोग का क्लास 7 बजे से है, तो 7 बजे से 20-25 मिनट पहले आओ, क्योंकि हम यहाँ पे 6 बजे से ही रहते हैं। जिस विद्यार्थी को दिक्कत होगा उसको हम भागो बताएंगे, लेकिन यही है कि दिक्कत तुम बताएगा तभी, तुम सीखना चाहेगा तभी। और कोई भी चीज छोटा हो या बड़ा हो, सीखने में कोई शर्म नहीं। पढ़ने लिखने में जो शर्म करेगा उसका कर्म फूटेगा। इसलिए पढ़ने लिखने में कोई शर्म नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक बातों के लिए समय अलग है। बेसिक बातों के लिए अगर क्लास में बताएंगे फिर सिलेबस हमारा बैक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप 7 बजे से 20-25 मिनट पहले आएंगे तो हम निश्चित रूप से बता देंगे। यहाँ पे पहला बताओ संभव है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संभव है। ये बात हमारा संभव है। इसके बाद यहाँ पे -20 है, नीचा वाला 19 जाएगा। संयोग -1 संभव नहीं है। ये बात भी हमारा संभव नहीं है। इसके बाद अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए, 3.2 10 के पावर -18 है, नीचे से कौन जाता है ऊपर? 19। तो 19 में से 18 घटिए जाएगा तो 1 आएगा आसानी से। आदू यहाँ पे संभव है। ये बात भी हमारा संभव है। चौथा नंबर बताओ। चौथा नंबर, क्योंकि 5 में जब 1.6 से भाग लगाएंगे, पावर वाला ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, -19 तो +19, 19 में से 18 गया 10, यानी 10 के पावर 1। इन्हें वाला ठीक है, लेकिन इन्हीं वाला गड़बड़ा जाता है। अगर हम 5 में भाग लगाते हैं 1.6 से, तो ये हमारा क्या आ जाता है? 50/16। तो 16×3 = 48, फिर 2 हो गया दशमलव, 0 दिए, 16×1 = 16, फिर यहाँ पे 4, फिर 0, तब बढ़ते चला गया। यानी यहाँ पे हम लोग मान, ये जो मान है ये हमारा क्या है? संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन देते हैं, 5वां नंबर। यहाँ पे जो है
आवेश का मान 5.6 है। 5.6 गुना आवेश का जो मान है Q का मान 5.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम्ब। इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ। हाँ, संभव है, कंफर्म है। 5.6 में किससे भाग लगाएंगे? 1.6 से, यानी 56 में 16 से। क्या बार में? 16×3 = 48। यहाँ पे कितना होगा? 8 दशमलव दिए 0। 16×5 = 80, कट गया। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा 3.5, और नीचे से 19 ऊपर जाएगा तो +19। तो यहाँ डायरेक्ट कितने होगा? 10। 3.5 गुना 10, 35। क्या 35 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है? संभव है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, तो आप जो है बता सकते हैं। तो इस तरह से अब कोई भी आवेश संभव है कि नहीं है, इस बात को आप लोग बता सकते हैं। अब जो है आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिख लो। ये जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है तो सब अपना रफ में ही आप लोग करते जाएंगे। रफ वर्क ही है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान दो, रफ वर्क मतलब सिर्फ आप लोग को गुना भाग करना है, अपने पता चल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ध्यान रखना, ये बात हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं? निकालो तो। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। कोई भी विद्यार्थी बताओ। आवेश का मान दिए हैं, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होगा इस बात को बताना है। बहुत विद्यार्थी जो है सोच रहा होगा कोई गुना भाग कर देगा तो लास्ट में बोल देंगे, ये बात है। और क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, आसानी से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या निकालना है ये बताओ। n निकालना है कि q निकालना है कि e निकालना है? n निकालना है। और क्वेश्चन में दिया गया किसका मान है? q का मान। q बराबर हमको 1 कूलम्ब दे दिया, और n हमको निकालना है, और e का मान हम लोग को पहले से पता है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो n बराबर q बट्टा में e। तो q का मान कितना है? 1 है, और e का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहाँ पे 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब यहाँ बताओ, एक में कितना से भाग लगाना है? 1.6 से। एक में 1.6 से भाग लगाएंगे, -19 है तो ऊपर जाने पे कितने हो जाएगा? +19 हो जाएगा। +19 हो गया। अब यहाँ पे एक में अगर 1.6 से भाग लगाया जाए तो कितना आ जाएगा भाग लगाने पे? लगाया कोई? 6.6 कैसे आ रहेगा? एक ना आएगा। 1.6 है तो 10 ऊपर में 0, और यहाँ 16 हो गया। तो यहाँ पे दशमलव देंगे
तब यहाँ 0 दिए क्या? हाँ, 0.625 इस तरह से भाग लगा दे, पूरा लग जाएगा। कहेगा तो पूरा भागो कर देंगे, जो भाग लगाएंगे इतना आया होगा, और गुना 10 के पावर कितना है? 19। और ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो वैल्यू होगा वो वैज्ञानिक संकेतन में ऑप्शन रहता है। ऑप्शन जो रहता है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन मतलब हो गया कि जो हमारा पहला अक्षर रहेगा, पहला अंक रहेगा, वो 0 से लेके 9 तक, यानी 0 से ऊपर, यानी 1 2 3 4 ये सब, और 10 से पहले, यानी दशमलव को हमको एक अंक आगे भगाना है, 6.25। यहाँ 19 के बदला क्या हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन में आपको 6.25 गुना 10 के पावर 18, कहाँ भाग गया रे? मक्खी आ गया था। तो 6.25 गुना 10 के पावर 18, सही है ना? भाग गया रे। तो तुम लोग समझ गया, आज फिर से बना दे। एक मक्खी परेशान कर देता है। ठीक, तो लिख दे कि बना लेगा। समझ गया? तो आवेश का कितना नंबर गुण तक हो गया? 14 नंबर गुण तक हमारा कंप्लीट हो गया। और 14 नंबर तक गुण में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 3 गो गुण और हम लिखा देते हैं, थोड़ा सा समय है, समझा देते हैं। तीनों गुण बहुत आसान है, फिर जो बच जाएगा अगले क्लास में करेंगे। पहले ध्यान से समझ लो। और इस गुण से भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तुम लोग को। अभी हम गुण लिखा रहे हैं, इसके बाद देखना क्वेश्चन बैंक में जब दिखाएंगे आवेश और आवेश के गुण से रिलेटेड, तो सारा क्वेश्चन हम लाएंगे। आवेश और आवेश के गुण से रिलेटेड सारा क्वेश्चन तुम लोग को दिखाएंगे कितना पूछा गया है। आवेश जो है हमारा कितना रूप में रह सकता है? 3 रूप में। सबसे पहला क्या रह सकता है? रुका हुआ, यानी विराम में। पहला है विराम में रह सकता है। दूसरा कंडीशन है जो हमारा आवेश है ये एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील। इसके बाद जो हमारा आवेश है ये आवेश त्वरण के साथ गतिशील, यानी त्वरित आवेश। त्वरित आवेश, यहाँ पे आवेश हमारा तीन कंडीशन में रह सकता है। तो आप लोग को आवेश का परिभाषा लिखा है। आवेश का परिभाषा था किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, वही हमारा क्या है? आवेश है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे पहला बात, कि जब आवेश हमारा विराम में रहे, जब आवेश हमारा विराम में रहे, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान रखिएगा, आवेश जब विराम में रहे तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। विराम वाला आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। जब हमारा आवेश एक समान वेग से गतिशील रहेगा तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। विराम वाला आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। और यहां से क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछ चुका है। पहला बार क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, जिसमें बोला गया था एक समान वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई नहीं। दूसरा बार सेम इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा बदल दिया गया था। क्वेश्चन था एक समान रूप से चलायमान आवेश। अब ये नहीं कहना कि सर तो आप एक समान वेग लिखाए थे और एग्जाम में चलायमान पूछ दिया। ये सब जो है
खुद भी आप डिफरेंस कर सकते हैं क्या समानता है। तो दोनों बात समान है। एक समान रूप से गतिशील आवेश या एक समान रूप से चलायमान आवेश, भाषा केवल बदला, क्वेश्चन हमारा वही था। तो यहाँ पे एक समान वेग से गतिशील आवेश कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और जब हमारा आवेश त्वरित रहेगा तो त्वरित आवेश जो है ये हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। इसी बात को लिखना है तो 15 नंबर में लिख लेंगे। पहला बात मतलब 15 नंबर में लिखना है, 15 नंबर देख के लिखना है। क्या लिखेंगे, विराम में स्थित आवेश, विराम में स्थित आवेश, विराम में स्थित आवेश, विराम में स्थित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विराम में स्थित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद अगला नंबर लिखना है 16 नंबर, एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। इसके बाद 17 नंबर लिखना है, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है दोनों उत्पन्न करता है तथा तथा साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तथा साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। लिख लिए, ये हमारा गुण हो गया। यहां तक समझ गए। तो फिर हम लोग का अगला क्लास जो है मंडे यानी सोमवार को